ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर नंबर 4 वी आर डिस्कसिंग विद, एंड इन दैट chapter, in this lecture, basically I want to tell you something about corporate governance, the most important concept for your examination. तो आप जल्दी से अपना रजिस्टर्स ओपन कर लें बेटे। आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ग्रेट मॉर्निंग चैप्टर 2 लेक्चर 4 द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और बेटे आज के इस लेक्चर में आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग विद कैडबरीज रिपोर्ट 1992, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2010, एंड लास्ट इज सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। ये सारी बातें मैं इस बड़े से वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस छोड़ के जा ही नहीं सकते। दिस इज द बर्निंग इशू इन चैप्टर नंबर 2। वो कुछ और पूछे या ना पूछे, IFRS नहीं भी पूछे चलेगा, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसके लॉजिक्स आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या किया, उसके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, तो आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वी विल बी डिस्कसिंग विद 2 वर्ड्स। एक वर्ड है गवर्नेंस और दूसरा वर्ड है कॉर्पोरेट। तो 2 अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम के। What I mean by governance, मैं आपको बताऊंगा। When I say governance, I mean government, I means governor, I mean king. It means who is governing that, who is controlling those resources. And when I say corporate, I do not mean company. बेटे कंपनी तो एक बहुत छोटा सा वर्ड है, कॉर्पोरेट एक बड़ा वर्ड है, और उस कॉर्पोरेट में वी विल बी हैविंग स्टेक होल्डर्स, आई विल बी हैविंग गवर्नमेंट। तो बेटे कॉर्पोरेट में मैं ये कहता हूं इज अ आउटर रिंग रोड, विद इन दिस कंपनी इज देयर, वी हैव स्टेक होल्डर्स, वी हैव गवर्नमेंट, वी हैव सोसाइटी, वी हैव CSR, ऑल दैट पूरा कॉर्पोरेट हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आई विल टेल यू दैट व्हाट आई मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट एजेंसी प्रॉब्लम। लेक्चर नंबर 3 में मैंने कहा था ओनर्स के बीच में और मैनेजर्स, the persons who are controlling the resources, there is a gap between these two because of company corporate form of organization, because it is an artificial person and it is being held by number of shares, how much shareholding you have. तो मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी का, नारायण मूर्ति का, विजय माल्या का, रतन टाटा का। बट आई हैव टोल्ड यू दैट दीज पर्सन्स आर ओनर्स बट दे कैन नॉट कंट्रोल द कंपनी, दे डोंट हैव द टाइम, दे डोंट कंट्रोल द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए वी हैव मैनेजमेंट, so there is a gap between management and the owners. So to fulfill that gap there is new concept named as कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है, इवॉल्विंग कंसेप्ट, बर्निंग कंसेप्ट, दैट हाउ यू आर गवर्निंग योर कॉर्पोरेट एंटिटी, how much you are transparent, how much you are accountable, how much you are ethically strong, आप कितने लॉस को फॉलो कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, how much you are ethical in your behavior। तो कैडबरीज की डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे विच इज गिवन इन कैपलॉन। मैंने उसको अपने फॉर्म में डिस्कस किया है। तो बेटे बड़ा ही ब्यूटीफुली आई हैव गिवन द एग्जांपल्स। और स्पेसिफिकली इन दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटे मैंने कुछ लेक्चर्स को दूसरे किसी कोर्स के लेक्चर्स में जहां पर आई हैव डिलीवर्ड अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां से पेस्ट यहां पे किया है। आई हैव कट पेस्ट दैट। तो अभी कुछ मिनट के बाद मैंने वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने पेस्ट कर दिया यहां पर। बेटे आप पूरा वीडियो देखना, आपको रियलिटी में समझ आएगा दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फ्रॉम वेयर दिस गवर्नेंस स्टार्ट्स। मैं चाणक्य की बातें भी करूंगा, मैं आपको कौटिल्य की बातें करूंगा, और मैं राजा अकबर से आऊंगा और यहां तक पहुंच जाऊंगा दैट व्हाट आई मीन बाय गवर्नेंस एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस टाइम व्हेन आई से कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आप लिखें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। When I say management, I mean planning, I mean organizing, I mean delegating, I mean controlling, I mean coordination। बेटे उसको डिस्कस किया है मैंने अभी, जो इसके बाद लेक्चर पेस्ट किया, बड़ा ही प्यारा सा है, मैंने ही डिलीवर किया है किसी और दूसरे कोर्स में। तो मेरे को लगा कि दैट इज वेरी ब्यूटीफुली आई हैव एक्सप्लेन, तो व्हाई नॉट टू यूज दोज शॉर्ट वीडियोस हियर। तो मैंने थोड़ा 10-10 मिनट के वीडियोस को पेस्ट करके एक बड़ा सा वीडियो बनाया है, बड़ा अच्छा लगेगा दोस्त। कंप्लायंस ऑफ लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज
compliance of law, compliance of corporate act, compliance of companies act 2006 in UK, compliance of companies act 2013 in India, adherence to ethical standards for, बेटे ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओनर्स अलग हैं, मैनेजर्स अलग हैं। तो बेटे जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, दोज हु आर कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज फुल ईयर, उन्होंने क्या क्या किया? दे शुड बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता, सब कुछ क्लियर बताना चाहिए, ठीक है जी। उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर, बेटे जिसने जो किया है दैट पर्सन शुड बी अकाउंटेबल। एंड थर्ड इज डिस्क्लोजर, मैंने छोटा सा लिखा है बट इन दैट वीडियो जो मैंने इसके साथ पेस्ट किए हैं, ब्यूटीफुली आई हैव एक्सप्लेन्ड। मैं अपने आप को 10 में से 10 नंबर देता हूं उन वीडियोस की वजह से। होप आप उसको एंजॉय करेंगे। आप पूरा वीडियो देखना और आप नोट जरूर करना। फिर हम चैप्टर नंबर 3 में मिल रहे हैं। बेटे एक वर्ड आया गवर्न करना, मतलब गवर्न का मतलब क्या है? कंट्रोल करना। बेटे जैसे गाना गाने वाले को बोलते हैं सिंगर, गाड़ी चलाने वाले को बोलते हैं ड्राइवर, डांस करने वाले को बोलते हैं डांसर, और जो गवर्न करता है उसको कहते हैं कंट्रोलर, गवर्नर। और उसी से आया गवर्नमेंट और उसी से आई गवर्नेंस। तो बेटे गवर्नेंस का अगर हम ध्यान से देखें तो इसी से मिलते जुलते वर्ड है गवर्नमेंट, इसी से मिलता जुलता वर्ड है गवर्नर, इसी से मिलता जुलता वर्ड है कंट्रोलर। इसका मतलब आप जब स्टार्टिंग में बहुत छोटे फॉर्म में शुरू करते हैं बिजनेस, ध्यान से सुनना बेटे, तो हम सीधी कर ले, कहानी शुरू हो रही है। बेटे मैं कहानी बता रहा हूं, कहानी किस्मत की, ध्यान से सुनोगे तो पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आ जाएगी। आप रजिस्टर ओपन कर ले, बस लिखते जाए बेटे, कुछ ना कुछ साथ साथ लिखते जाए, कमर सीधी रखें। आप अभी भी ढीले ढीले बैठे हैं, सोच रहे हैं कि भूपेश आनंद हमें देख तो नहीं रहा, अरे यार कैसी बातें करते हो, चैप्टर कर रहे हैं एथिक्स का, आपकी आत्मा तो देख रही है आपको, वो तो आपसे बातें कर रही है कि रामलाल तुमने अभी भी रजिस्टर नहीं खोला। अरे यार ऐसी कैपेसिटी तो आपके अंदर है ना, टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। तो बेटे ये अच्छी बात है जब आप रजिस्टर ओपन करेंगे और लिखेंगे, और ये गंदी बात है कि जब आप खाली समझदार बनेंगे और सुनेंगे। ये भी गंदी बात है कि आप झुक के पढ़ेंगे, ये भी गंदी बात है कि आप लैपटॉप में लेट के पढ़ेंगे। बेटे विद्या का धन तो हमेशा आदर से आए। आइए हम उसी विद्या के धन को इकट्ठा करने के लिए मैं भूपेश आनंद आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 2 आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं आपको कहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। मैंने कहा द पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल और अ पीपल हु गवर्न। बेटे आप ये बताइए, मैं रामलाल की बात करता हूं। रामलाल को अचानक एक दिन ऐसा लगा कि उसको एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो बेटे आप बताओ, जब रामलाल को बिजनेस शुरू करना है तो क्या वो पहले दिन से ही कंपनी फॉर्म करेगा? नहीं बेटे वो पहले दिन क्या करेगा, अपना बिजनेस जो शुरू करेगा बड़े छोटे फॉर्म में करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करेगा। अच्छा जब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करेगा तो वो खुद ही मालिक है, खुद ही पैसा लगाया है, खुद ही अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, तो वो किसको अकाउंटेबल है? किसी को नहीं, क्योंकि वो सारा काम ही खुद ही कर रहा है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। हाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, बस वही उसकी एक लायबिलिटी बनती है, कंप्लायंस ऑफ द लॉ, बाकी उसकी अकाउंटेबिलिटी और किसी को नहीं। वो डिस्क्लोज करे ना करे उसकी मर्जी है। लेकिन बेटे धीरे धीरे जब रामलाल का बिजनेस बढ़ेगा तो वो ऐसा भी कर सकता है कि मोहनलाल के साथ मोहनलाल और रामलाल आपस में बेटे पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। They can start their business in partnership। मतलब रामलाल और मोहनलाल पार्टनरशिप में अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब मोहनलाल ने भी कुछ पैसा लगाया। अब आप ये बताइए इस पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज कौन मैनेज कर रहा है? रामलाल मोहनलाल। पैसा किसने लगाया? रामलाल मोहनलाल। तो बेटे अकाउंटेबल ये एक दूसरे को है, बाहर किसी को अकाउंटेबल नहीं है।
धीरे धीरे बेटे धंधा और बढ़ा और इनको लगा कि यार हम अब एक नई कंपनी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में आ गए, पार्टनरशिप फॉर्म से बेटे कंपनी फॉर्म में आ गए, कॉर्पोरेट फॉर्म में आ गए, कॉर्पोरेट एंटिटी प्रिपेयर कर ली। और आप जैसे कंपनी सेक्रेटरी के पास आए और आपने कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारी प्रोविजंस को फुलफिल किया और उनको एक कंपनी फॉर्म करके दे दी। बेटे कंपनी फॉर्म करने के बाद नंबर ऑफ कंपनीज अब दो तरह की होती है। मैं मान के चल रहा हूं कि पब्लिक कंपनी आ गई, इन्होंने पब्लिक कंपनी बना दी। क्यों? क्योंकि इनको पैसे चाहिए थे बेटे, शेयर्स इश्यू करने थे, डिवेंचर्स इश्यू करने थे। तो मान के चलते हैं कि अब रामलाल का वो बिजनेस बड़ा विकराल रूप ले चुका है। इसमें बड़े सारे लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, कुछ डिवेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए, इधर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इधर से सप्लायर्स हैं, इधर से शेयर होल्डर्स हैं, इधर से सोसाइटी है। इतने सभी लोग अब इकट्ठे हो गए और बिजनेस रामलाल और मोहनलाल कर रहे हैं इन द कंपनी फॉर्म। अब मुझे बताइए कि रामलाल और श्यामलाल या मोहनलाल की अकाउंटेबिलिटी क्या एक दूसरे के लिए ही है, या अब उनको स्टेक होल्डर्स को, सप्लायर्स को, सोसाइटी को, शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, बैंकर्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एमसीए को, सेबी को, उन सभी के लिए इनकी अकाउंटेबिलिटी है? उन सभी को सब कुछ ठीक ठीक इनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बेटे बिल्कुल बताना चाहिए। अब ये छोटे थोड़ी रहे, पहले प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म आई, फिर तो इन्होंने कंपनी फॉर्म ले लिया। अब बेटे इनकी जवाबदेही बेटे स्टेक होल्डर्स को है, सोसाइटी को है, डिपार्टमेंट को है। क्यों? क्योंकि सबका पैसा इन्होंने यूज किया। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं, जब आप एज ए गवर्नेंस में बैठे हुए हैं, एज ए कंट्रोल पोजीशन में बैठे हैं, एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारी बातें उस कंपनी की 12 महीने में जो हुई है, जो 12 महीने में हुई है, उनका ब्यौरा आपको देना है। आपकी वो ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल ठीक ठीक देना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, आपको डिस्क्लोज करना है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो सभी लोग आपके डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं। तो बेटे अब इनकी जवाबदेही, इनका ट्रांसपेरेंसी, इनका अकाउंटेबिलिटी, इसका डिस्क्लोजर, बेटे ये सभी कुछ अब इंपॉर्टेंट है। इसको देना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट से बताने की कोशिश की कि व्हाट इज गवर्नेंस, एंड ये जन्म कहां से हुआ। बेटे आज मैं आपको सत्यम कंप्यूटर्स की बातें बताऊंगा, बेटे मैं किंगफिशर विजय माल्या की बातें बताऊंगा, मैं एनरॉन की बातें बताऊंगा, मैं अभी गूगल में लेके जाऊंगा, मैं आपको विकिपीडिया से दिखाऊंगा कि इस दुनिया में जहां जहां गवर्नेंस नहीं थी, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिसिंग थी, वहां बड़े बड़े स्कैंडल हुए। पुराने जमाने में लेके जाऊंगा, अशोका के जमाने में, चाणक्य के जमाने में, बेटे उस जमाने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई। बेटे कौटिल्य का नाम सुना आपने? कौटिल्य कौन था? कौटिल्य बताओ। बेटे चाणक्य का नाम ही है कौटिल्य। आपने चाणक्य नीति सुनी हो, या चाणक्य नीति की बुक पढ़ी हो, या महाभारत में भगवान कृष्ण ने जब उपदेश दिए कि किस तरह से युधिष्ठिर को अपनी किंगडम को मैनेज करना है, बेटे 4 प्रिंसिपल्स बताए चाणक्य नीति में। मैं आज उन प्रिंसिपल्स की बातें करूंगा। तो बेटे रजिस्टर पहले ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे,
थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। और आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बेटे 11 स्टडी मटेरियल्स हैं। आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने बेटे चैप्टर 3 से चैप्टर 13 तक 3 to 13 गवर्नेंस के ऊपर दिए। आज हम एक एक स्टडी को देखेंगे, उसका कंसेप्ट सीखेंगे, तो एक आइडिया लग जाएगा कि अगर ये 70 नंबर की है तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। बेटे आप बस रजिस्टर खोलो, भले इंट्रोडक्टरी क्लास है यार, ये तो कहने को इंट्रोडक्टरी है ना बेटे। बेटे पढ़ाई तो शुरू हो ही गई ना। लेक्चर 1 से एथिक्स हो गया, आज लेक्चर 2 है गवर्नेंस हो जाएगा, फिर बेटे लेक्चर 3 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर तीनों को मिक्स कर देंगे और मैं एक डायग्राम बना दूंगा। बेटा रजिस्टर खोल लो, आप गुड और बैड में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये आप में कैपेसिटी है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। आइए बेटे, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स पहले से ही प्रिपेयर की हुई है, बड़ी मेहनत की बेटे। मुझे लगा कि आपका टाइम बच जाए, मैं पहले से खुद लिख दूं। बेटे मेरा टाइम लगे सो लगे, आपके तो जून दिसंबर आ ही रहे, तो बेटे आप रजिस्टर ओपन कर ले, सब्जेक्ट का नाम लिखें एथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी। एथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी। बेटे आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर 2 है, अगर आपने 1 नहीं किया तो पहले 1 कीजिए। आज 2 है, तो मैं आज के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें बताने जा रहा हूं। मैं कुछ आपको लॉजिक्स, आपकी जिंदगी के एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। बेटे जो सीरियल्स आप देखते हैं, द ग्रेट अशोका, चाणक्य, विक्रमादित्य, बेटे इन सभी की बातें करेंगे, औरंगजेब की बातें करेंगे, भगवान कृष्ण की बातें करेंगे, युधिष्ठिर राजा की बातें करेंगे, नकुल सहदेव किस तरह से सारी बातें पढ़कर युधिष्ठिर महाराज को बताते थे, आज सब करेंगे बेटे। आज मुझे मत रोकना यारो, मुझे आज सेंटिमेंटल होने देना, बस आप लिखते जाओ। बेटे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पहला पॉइंट, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर 2 का पहला कमर सीधी शुरू। बेटे मैंने लिखा गवर्नेंस केम फ्रॉम द वर्ड कंट्रोल और गवर्नमेंट। गवर्नेंस जो गवर्न करता है उसको मैंने कहा इट केम फ्रॉम द वर्ड, गवर्नेंस केम फ्रॉम द वर्ड कंट्रोल। और कंट्रोल कौन कर रहा है आजकल? भारत को बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। तो बेटे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अ पर्सन हु हैज कंट्रोल, जिसके पास कंट्रोल होता है वही गवर्न कर सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास कंट्रोल था तो उन्होंने 500 और 1000 के नोट का लीगल टेंडरिंग बंद कर दिया। तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी गवर्न कर रहे हैं। या तो गवर्नेंस हो सकती है या नहीं हो सकती, अच्छी या गंदी गवर्नेंस कभी नहीं हुई। मतलब एक बच्चे ने कहा क्या बोला मास्टर, बताऊंगा बेटे, पहले एक सेकंड पॉइंट लिख ले। अ पर्सन हु हैज कंट्रोल कैन गवर्न। अ पर्सन हु सिंग्स is named as singer. A person who drives is named as driver. A person who dances is named as dancer. इसी तरह से a person who has a control is named as governor or governance or board of directors or government. बेटे किस तरह से हमने चीजों को जोड़ा। तो पॉइंट नंबर 1 के बाद आ जाइए बेटे पॉइंट नंबर 2 में इन रिलेशन टू अ कंपनी लिखना है बेटे मैं फिर कह रहा हूं, इथिकल का मतलब होता है कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड और बैड। आलसी मत बनना, लिखेंगे तो ज्यादा समझ आए।
बेटे इन रिलेशन टू अ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द कंट्रोल. रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी is a managing director, तो बेटे he has the control. और उसकी वाइफ नीता अंबानी होल टाइम डायरेक्टर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो होते हैं उनके पास पूरी कंपनी को कंट्रोल करने की पावर होती है, गवर्नेंस होती है. तो बेटे उन्हीं को बोलते हैं गवर्नर, गवर्नेंस, गवर्नमेंट कंट्रोलर. तो सेकंड पॉइंट. अब मैंने थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है पहले मैं समझाऊंगा और फिर बताऊंगा बेटे कि थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है. मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि अभी तक आप बहुत छोटे थे, बच्चे थे और खाली कंपनी की बातें करते थे. बेटे कंपनी एक बहुत छोटा सा वर्ड है. मैंने भी अभी रामलाल और श्यामलाल की बातें समझाते हुए कंपनी का वर्ड किया, लेकिन बेटे आज से अब कंपनी का वर्ड यूज नहीं करना. बेटे आज से हम एक नया वर्ड यूज करेंगे और उसका नाम है कॉर्पोरेट. बेटे कॉर्पोरेट का वर्ड यूज कर रहे हैं, कंपनी में यूज कर रहे हैं. कॉर्पोरेट एक बिगर वर्ड है एज कंपेयर्ड टू कंपनी. सुनना 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 सुनना. मैं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट एक बिगर वर्ड है, एक बड़ी मछली है और उस बड़ी मछली में कंपनी तो आ ही जाती है, सेबी भी आ जाती है, स्टेक होल्डर्स भी आ जाते हैं. एक बच्चा कहता है स्टेक होल्डर मास्टर बार बार बोल रहा है, पता नहीं क्या मतलब है. बताऊंगा बेटे बताऊंगा. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट. बेटे आज तक आप शायद ये समझते आए, ये बात तो ठीक है, अ कंपनी हैज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, हैज अ लीगल एंटिटी, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताना ना. मैंने अभी तक गवर्नेंस बताया, मैं बताने जा रहा हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है. तो बेटे पहले मुझे कॉर्पोरेट तो बताना पड़ेगा ना. कॉर्पोरेट एक बड़ा वर्ड है बेटे, इट इज ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इज अ बिगर कंसेप्ट एज कंपेयर टू कंपनी. तो मैं भूपेश आनंद आज आपको ये बताने जा रहा हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. ये जो सब्जेक्ट अब हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपको ये कहने जा रहा हूं कि मैं यहां पर कंपनी की गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें कर रहा हूं. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, आपको क्या लगता है? बेटे पुराने जमाने में मैंने आपको बताया था कि चाणक्य साहब हुए, जिनको हम बोलते हैं कौटिल्य, चाणक्य नीति. बेटे इस दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु चाणक्य रहा. और उसके बाद भगवान कृष्ण, उससे पहले या उसके बाद, उससे पहले ही थे भगवान कृष्ण. तो भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया. और जब वो लड़ाई करके राज्य जीने लगे और युधिष्ठिर जी को राजा बना दिया गया, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को 4 प्रिंसिपल्स गीता के उपदेश बताए और बड़ी सारी बातें बताई कि मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए. इसका मतलब ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं बेटे, इसका जन्म अभी नहीं हुआ, बहुत पहले से बेटे, सदियों से कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. उसका नाम हम कुछ और पुकारते थे लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस था. तो मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको क्या कहने जा रहा हूं, मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स. तो चलिए जी एक बार पहले मीनिंग लिख लेते हैं, फिर मैं समझाना शुरू करूंगा. आप देख लीजिए कहां तक पहुंचे मेरे बेटे. तो थर्ड पॉइंट लिख ले बेटे, कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर्ड टू अ कंपनी. कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर्ड टू अ कंपनी. बेटे मैंने जैसे मटका बनाया है, आप भी बनाए, आप भी बनाए. बेटे कंपनी, सेबी, सोसाइटी, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स,
एम्प्लॉइज सब आ जाते हैं बेटे, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। तो अब सवाल आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कसम होगी करना लिखा था बेटे। फोर्थ पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं भूपेश आनंद आपको इस पॉइंट से बताने जा रहा हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज होती है। चाणक्य ने क्या बताया, भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में क्या बताया, उसका आज हम प्रतिबिंब भी करेंगे। अभी पहले लिखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ, अप्लाई करना है इज एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेटे मैनेजमेंट तो सुना होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कमेटीज बनाना, उनको डाउन लाइन को पावर देना सो दैट वो अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करें। इसको बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आप बताइए, इंफोसिस की बात करें, सुनील भारती एयरटेल की बात करें, टाटा मोटर रतन टाटा की बात करें, तो बेटे इन सभी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे फॉलो किया हुआ है, बेस्ट फॉलो कैसे किया है, बाय फॉलोइंग बेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करना, वो भी हम देखेंगे बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ पावर अपने पास रखना या सबको दे देना, कमेटीज बनाना, उनको उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना, उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखना, उसमें चेयरमैन बनाना और उन्हीं फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग रखना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। बेटे जो लॉ है, लॉ का मतलब है जो लीगल प्रोविजन है उनको फॉलो करना, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जैसे लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज 49 है, जैसे LODR है। बेटे लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशंस आ गए सेबी की, इन सभी को फॉलो करना, एनुअल रिटर्न भरना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, डिविडेंड डिक्लेयर होने के 15 मिनट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताना। बेटे क्या है ये, इट इज कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ को कॉम्प्लाई करना एंड एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल्स क्या होते हैं बेटे, एथिक्स क्या होते हैं, कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। बेटे तीन बातें बड़ी कीमती है, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ध्यान से लॉजिकली देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 2 है, आज मैंने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, ना करूंगा। बेटे पहले मैं 3 इंट्रोडक्शन तो ले लूं, पहले मैं बता तो दूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितनी स्टडी मटेरियल्स हैं, आपको कितने करने हैं, कौन सी स्टडी में क्या करना है। एक बेटा एक जान पहचान तो हो जाएगा। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। बेटे आ जाओ, लिखते जाओ। अब ये क्यों कर रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ क्यों कर रहे हैं और एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स क्यों कर रहे हैं। फॉर, क्योंकि मैंने बताया था कि अब रामलाल और श्यामलाल ने कंपनी बना ली है, बहुत सारे लोगों का स्टेक लगा हुआ है, सप्लायर्स का भविष्य उसमें अटैच्ड है, एम्प्लॉइज भी इंटरेस्टेड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड है, सोसाइटी एट लार्ज इंटरेस्टेड है। फॉर ट्रांसपेरेंसी। बेटे आजकल का जमाना आपको पता है, गूगल बाबा का जमाना आ गया, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, कुछ भी छुपा ना हो, छुपा के नहीं दिखा सकते। जैसे सत्यम कंप्यूटर्स में राजू लिंगम ने छुपाया, किंगफिशर एयरलाइंस में विजय माल्या के तो थप्पड़ मारू, उसने छुपाया और लंदन भाग गया। सहारा में सुब्रतो राय ने छुपाया, एनरॉन में
यूएसए की कंपनी एनरॉन में उसके एमडी को काला पानी हो गया। बेटे ट्रांसपेरेंसी फॉर ट्रांसपेरेंसी, आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? एक बच्चा दूसरे को पूछ रहा है, बताऊंगा बेटे, मैं बताऊंगा, दूसरे से क्यों पूछ रहे, मैं बताऊंगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब है सब कुछ साफ सुथरा बताना, फेयर बताना, कुछ भी छुपाना नहीं। अकाउंटेबिलिटी फॉर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आपने उनका पैसा यूज किया, आपने डिसीजंस लिए, आपने 12 महीने काम किया है, आपकी सारी डिसीजंस हैं, तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, और फिर डिस्क्लोज करना, कुछ भी छुपाना नहीं, अकाउंटेबिलिटी एंड डिस्क्लोजर। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए हम कॉम्प्लायंस ऑफ द लॉ कर रहे हैं, और इसके लिए हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जल्दी से बेटे मेरे साथ साथ कसम होगी, मैं फिर कसम क्यों खिलाऊं बेटे, एथिकल बात है, आपको अभी याद हो जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एप्लीकेशन, is application of best management practice, best management practice. What are the objectives of corporate governance? मुझे तो ऐसा लगता है जी, ऑब्जेक्टिव, कुछ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सुना है? CS फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं जिसमें हाँ ना टिक टिक क्रॉस लगाना पड़ता है। कुछ होते हैं बेटा सब्जेक्टिव टाइप, आपको ये नहीं लिखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपको लिखना है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? मुझे तो ऐसा लगता है कि पहला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिस्क्लोजर करना है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका जो मिक्सचर है, उसका जो मिक्स है, इट शुड बी हैव नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बेटे नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि जो भी डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। बेटे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नॉट इन्फ्लुएंस्ड। बेटे ये इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, बड़ी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो मैंने कहा देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और भी हो सकते होंगे, मैंने मेन बताए हैं कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मिक्स है, जैसे बेटे च्यवनप्राश होता है, उसमें जड़ी बूटियां होती हैं, उसमें बादाम होते हैं, उसमें काली मिर्च होती है, उसमें चांदी होती है, उसमें सोने का पाउडर होता है, सबको मिक्स कर देते हैं और च्यवनप्राश की 1 चम्मच खाते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल उसी तरह से आप बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मिक्स है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बेटे इसमें वुमेन डायरेक्टर भी होने चाहिए, बेटे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, बेटे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, तब जाकर वो बोर्ड बढ़िया तरह से वर्क करेगा। दूसरी बात, उनकी जो डिसीजंस होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। दोज डिसीजंस शुड बी इंडिपेंडेंट एंड शुड नॉट इन्फ्लुएंस्ड। तो मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, रजिस्टर में लिखिए जल्दी से, मैंने बेटा स्लाइड बनाई आपके लिए, बड़ी मेहनत की है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव 1, decisions taken by the board should be independent. Decisions taken by the board should be independent. इसका मतलब जो भी डिसीजंस बोर्ड ले रहा है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जैसे बेटे आपने ऑडिट में पढ़ा होगा, ऑडिटर शुड डू इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि जब तक वो इंडिपेंडेंटली एग्जामिन नहीं करेगा तब तक उसकी रिपोर्ट बढ़िया नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी तरह से
बिल्कुल उसी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए। मुकेश अंबानी का जो बोर्ड है वो मुकेश अंबानी की वजह से डिसीजन ना ले, नीता अंबानी की वजह से ना ले, अनिल अंबानी की वजह से ना ले, टीना अंबानी की वजह से ना ले। Those decisions should be independent. तो पहला ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि दैट डिसीजन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। तो बेटे ऑब्जेक्टिव 1 लिख लिया हो, और अंडर एनी प्रेशर और इन्फ्लुएंस। ऑब्जेक्टिव 1, डिसीजंस टेकन बाय द बोर्ड should be independent and should not be under any pressure and should not be under any pressure or influence। सभी बच्चे लिखेंगे, कसम होगी अगर ना लिखा तो। मैं कह रहा हूं इथिक्स में नंबर दिए आएंगे 60+ अगर आपने ना लिखा तो। पहला ऑब्जेक्टिव है all decisions should be independent and should not be influenced by anyone। ऑब्जेक्टिव 2, there should be a proper mixture of non-executive and independent directors। बेटा मिक्सचर होना चाहिए प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, तब जाकर आपकी कहानी चल सकती है। There should be proper mixture of non-executive and independent and women directors। भूपेश आनंद आपको ये बताने जा रहा हूं कि इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आउटसाइड इंडिया। यूके में कहां कहां हुई और कैसे हुई। मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि इस दुनिया में ये जो फिरंगी है ना बेटे, इन्होंने ग्रोथ अचीव की। ये बात मैं फॉरेक्स के चैप्टर्स में भी बताता हूं कि ये जो फिरंगी है इन्होंने ग्रोथ अचीव की। बेटे फिरंगियों ने अचीव की क्योंकि इन्होंने बाकी सब लोगों को लूटा, उनकी दौलत इकट्ठी कर ली और फिर अपने देश पहुंच के पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी और फिर थ्योरीज निकालनी शुरू कर दी। फिर सेकंड नंबर आया अमेरिका का और आजकल आया हुआ ब्रिक नेशंस का, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बेटे समय समय की बात है तो यूनाइटेड किंगडम की थ्योरीज में डेवलपमेंट में सबसे पहले जो थ्योरी आज हम करने वाले हैं बेटे वो सेट 1 की करने वाले हैं। बेटे वो सेट 1 की करने वाले हैं। बेटे सेट 1 क्या? बेटे सेट 1 में पहली थ्योरी करेंगे कैडबरीज थ्योरी और बेटे दूसरी थ्योरी करेंगे कैडबरी के साथ दूसरी ग्रीनबरी और बेटे तीसरी हेम्पल। बेटे नाम से मत जाओ, आप मानो संताराम थ्योरी, बंताराम थ्योरी, रामलाल थ्योरी, राम प्यारी थ्योरी। बेटे जो उस कमेटी का हेड होता है उस कमेटी का नाम उसी के हेड से पुकारा जाता है। और ये लोग कौन होते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के थके हुए एडवोकेट। ये थ्योरीज बनाते कि उनके पास काम तो होता नहीं, रिटायर्ड हो चुके होते। बस बेटे आज हमें वो थ्योरीज पढ़नी, लेकिन कई बार इनकी बातें बहुत अच्छी होती है क्योंकि बेटे जो ये रिपोर्ट देते हैं ना, जो रिपोर्ट देंगे, जो ये रिकमेंडेशन देंगे, गवर्नमेंट उस चीज को ध्यान से देखती है और उसके ऊपर लेजिस्लेशन बना देती है, लेजिस्लेशन प्रिपेयर करती है। तो आज की डेट में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई ये कैडबरी कमेटी कहती क्या है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ग्रीनबरी क्या कहती है, हेम्पल क्या कहती है, बस बेटे कैडबरी कमेटी का जन्म उस दौरान हुआ जब लंदन में, यूके में बड़े सारे फाइनेंशियल क्राइसिस, स्कैम्स होने लगे, घपले हुए। और बेटे 1992 ऑनवर्ड्स लंदन स्टॉक एक्सचेंज में की मदद से, की हेडशिप से एक कमेटी बनाई गई
और उस कमेटी का नाम रखा गया कैडबरी कमेटी। मान लेते हैं ये कैडबरी कमेटी के मेंबर्स हैं, इसमें एक व्यक्ति को हम चेयरमैन बना देंगे और बाकी उसके मेंबर्स होंगे। ये चर्चा करेंगे, चर्चा होगी, रात को सब सो रहे होंगे तो भूत प्रेत जब नाच रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हवन करेंगे। बेटे भाग मिल्खा भाग देखिए, बेटे हवन करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये हवन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से फाइनेंशियल स्कैम्स को रोका जाए, किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बढ़िया है, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर सब बातें बढ़िया हों। ये इस बात की चर्चा करेंगे और जब चर्चा होगी और बहुत दिनों तक होगी तो ये कुछ कंक्लूजन्स में पहुंचेंगे और बेटे उसकी क्या करेंगे, ये रिपोर्ट बना देंगे और ये रिपोर्ट उसी को देंगे जिसने इसकी कमेटी का फॉर्म किया है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो सवाल यह आता है कि कैडबरी कमेटी जब 1992 में बनी उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे थे और इस कमेटी ने दो बातें बड़ी गहराई से बताई लोगों को, दुनिया के लोग। और आज हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में भी कुछ बातें हुई वाली हैं। बेटे पहली बात कैडबरी कमेटी ने बताई कि भाई एक कंपनी के अंदर सीईओ भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है और चेयरमैन भी होता है। चेयरमैन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन है, ये भी होता है और ये भी होता है। ऐसा देखा उन्होंने, कैडबरी कमेटी ने ऐसा पाया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर एक ही व्यक्ति है, वो सीईओ भी है और वही चेयरमैन है। ये तो गलत बात है। एक ही पर्सन चेयरमैन भी हो और एक ही पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो, ये कहां का न्याय है? आप खुद सोचिए, आप उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं, आपके पास तीनों डिग्री है, फिर भी क्या 3 रोल निभा पाओगे आप? बड़ा मुश्किल है। कॉर्पोरेट एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बेटे, कॉम्प्लायंसेस होती है बेटे, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना होता है बेटे, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है बेटे। एक व्यक्ति का काम नहीं है कि वो सारे काम संभाल ले, फिर तो ये वन मैन कंपनी हो गई, जैसे आजकल कंपनी 2013 में वन मैन कंपनी की बातें हो रही है। तो कैडबरी कमेटी ने सबसे पहला मुद्दा ये रखा दुनिया के सामने कि भाई आज से सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक ही व्यक्ति के पास दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, तो फिर इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर पाएगा, मिसमैच होगा कम्युनिकेशन का। क्योंकि एक व्यक्ति को कॉम्प्लायंसेस पे ज्यादा ध्यान देना है, दूसरे व्यक्ति को बाकी चीजों पे ध्यान देना है। तो बेटे ऐसा थोड़ी है कभी वहां खड़ा हो जाएगा, कभी वहां खड़ा हो जाएगा, कंपनी भी कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी, विजय माल्या से भाग जाएंगे सारे। तो कैडबरी कमेटी के रिपोर्ट में एक बात रखी गई कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क एंड वन पर्सन शुड नॉट गो फॉर दिस, वन पर्सन वन पोस्ट। उससे क्या होगा, डिसीजंस इंडिपेंडेंट होंगी, काम बढ़िया होंगे, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाएगी और मिसमैच नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो बेटे ये बातें बताई गई।